बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अकमर फ़ीक यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। डियर फ्रेंड्स, हम 10th क्लास की कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग को डिस्कस कर रहे हैं और आज हमारा यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 5 को थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, जिसके अंदर हमने 3 अहम पॉइंट्स को डिस्कस किया था। एक कंपाइलर के हमने जो वो इसको डिस्कस किया था कि कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में तब्दील कर देता है ताकि कंप्यूटर उस प्रोग्राम को समझ सके। दूसरा जो इसमें हमने ये डिस्कस किया था प्रोग्रामिंग बेसिक्स के अंदर कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के कुछ रूल्स होते हैं और वही रूल्स उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स कहलाते हैं। और अगर हम उन रूल्स को प्रोग्राम लिखते हुए फॉलो नहीं करते तो हमें सिंटैक्स एरर का सामना करना पड़ता है, मतलब कंपाइलर जो वो उसको कंपाइल नहीं करेगा। इसके अलावा हमने रिजर्व वर्ड्स के बारे में जाना था कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक वर्ड्स की लिस्ट रखती है जो और उनका मकसद पहले से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डिफाइन होता है और हम उन वर्ड्स को उसी मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डिफाइन है। हम उसको किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते और अगर हम किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहेंगे तो सिंटैक्स एरर आएगा। इसके अलावा ये लिस्ट थी जो कि ये कीवर्ड्स हैं सी लैंग्वेज के, हम इसको जो है वो प्रोग्राम्स के अंदर इस्तेमाल करेंगे। आज का लेक्चर बहुत ही अहम है क्योंकि सी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स हमने बनाने हैं, तो सी लैंग्वेज का जो प्रोग्राम है उसका स्ट्रक्चर, उसकी बनावट का हमें पता होना चाहिए। जितने भी हम सी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स बनाएंगे वो इसी स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करेंगे और इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। और अगर हम ये स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो हमें सी प्रोग्राम को राइट करना बहुत हमारे लिए आसान हो जाएगा। चलिए जो वो सी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को समझते हैं। We can understand the structure of a C language program by observing the program written in figure 1.2। तो कहता है हम C लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को आसानी के साथ जो अब समझ सकते हैं अगर हम जो फिगर 1.2 के अंदर प्रोग्राम लिखा है उसको अगर हम जो है वो ऑब्जर्व करें, उसका मुशाहदा करें। लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमने फिगर 1.2 के अंदर जो प्रोग्राम लिखा हुआ है उसको कोड ब्लॉक्स आईडी के अंदर चलाया था। तो उसी प्रोग्राम को मद्देनजर रखते हुए हम सी लैंग्वेज के प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को समझेंगे। we can see that a program can be divided into 3 main parts। ये बात आपने जो वो याद रखनी है कि कोई भी सी लैंग्वेज का प्रोग्राम होगा वो 3 पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होगा। अब जो फिगर 1.2 के अंदर जो प्रोग्राम है सही है, वो ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, वो यही प्रोग्राम है जो कि सामने आपको स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है। तो मैंने इसको पहले से ही 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। ये वही प्रोग्राम है जिसकी वो बात कर रहा है फिगर 1.2 के ऊपर जो प्रोग्राम लिखा हुआ है। तो ये 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं इसको डिस्कस करते हैं। जो पहला पार्ट है वो है लिंक सेक्शन और हेडर सेक्शन, यानी कि सी लैंग्वेज के जो 3 पार्ट्स हैं उनमें जो पहला पार्ट है उसे कहते हैं, बेसिकली हम इसको ज़्यादा हेडर सेक्शन ही बोलते हैं, लिंक सेक्शन भी आप इसे कह सकते हैं, वो हेडर सेक्शन कहलाता है। अब हेडर सेक्शन क्या है इसको डिस्कस करते हैं। While writing C program in C language, we make extensive use of functions that are already defined in the language। इस सेंटेंस में वो कहता है कि सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हुए हम बहुत से फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं जो कि सी लैंग्वेज में पहले से डिफाइन होते हैं। फ्रेंड्स, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो हम प्रोग्राम के अंदर खुद से उनको नहीं बनाते बल्कि वो सी लैंग्वेज के अंदर बने बनाए होते हैं और हमने उनको इस्तेमाल करना होता है। बट बिफोर यूजिंग दीज एग्जिस्टिंग फंक्शंस वी नीड टू इंक्लूड द फाइल्स वेयर दीज फंक्शंस हैव बीन डिफाइंड।
और उन जो एग्जिस्टिंग फंक्शंस हैं उनको इस्तेमाल करने से पहले हमें वी नीड टू इंक्लूड द फाइल्स, हमें उन फाइल्स को इंक्लूड करना ज़रूरी होता है जहाँ पे वो फंक्शंस डिफाइन होते हैं। बेसिकली जो फंक्शन सी के प्रोग्राम में हम इस्तेमाल करेंगे वो फंक्शन किसी न किसी फाइल के अंदर पड़े होंगे, और अगर हमने उन फंक्शन को अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करना है तो हमें उन फाइल्स को भी इंक्लूड करवाना पड़ेगा जिनके अंदर वो फंक्शन पड़े हुए हैं, लिखे हुए हैं। हम तो उनको जस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, इस वजह से वो जहाँ पड़े हैं हमने उसका लिंक भी देना है। इस वजह से लिंक सेक्शन भी कहते हैं, लिंक भी देना है कि जिन फाइल्स के अंदर वो पड़े हुए हैं उनका नाम देकर। और वो जो फाइल्स होती हैं, जिन फाइल्स के अंदर वो पड़े होते हैं, उन फाइल्स को बोलते हैं हेडर फाइल्स। क्या बोलते हैं? हेडर फाइल्स। When we include these header files in our program by writing the include statement at the top of the program. तो आप ये सोच रहे होंगे कि हम उन फाइल्स को जिनके अंदर पड़े हुए फंक्शन को हमने इस्तेमाल करना है, हम अपने प्रोग्राम में कैसे शामिल करेंगे। तो ये हम प्रोग्राम के टॉप पे एक इंक्लूड स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हुए उन फाइल्स को, उन हेडर फाइल्स को अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ तक सिर्फ आपने इतना समझना है, जो मेन चीज़ है कि इंक्लूड स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए हम उन हेडर फाइल्स को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करवाएंगे जिन हेडर फाइल्स के अंदर पड़े हुए फंक्शंस को हमने अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करना है। ये सिंटैक्स है जो हेडर फाइल्स को आपने इंक्लूड करना कैसे करवाएंगे। हैश इंक्लूड, और यहाँ पे आप एंगल ब्रैकेट्स के अंदर उस हेडर फाइल का नाम लिखेंगे जिसको आप अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करवाना चाहते हैं, और ये प्रोग्राम के टॉप पे लिखेंगे। Here header files name can be the name of any header file। तो इस सिंटैक्स में वो कहता है जो हेडर फाइल का नाम है वो किसी भी हेडर फाइल का नाम हो सकता है। ये जस्ट एक हेडर फाइल्स नहीं है, बहुत सी हेडर फाइल्स हैं जिनके अंदर जो फंक्शन जो है वो डिफाइन है और उन फंक्शंस को हमने अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करना है। तो ये हेडर फाइल नेम में कोई भी हेडर फाइल का नाम आ सकता है। इन दी अबव एग्जांपल फिगर 1.2 ये उस प्रोग्राम का रेफरेंस दे रहा है जो हमने जो वो प्रीवियसली जो लेक्चर नंबर 4 के अंदर देखा था। वी हैव इंक्लूडेड फाइल stdio.h that contains information related to input and output functions। तो वो कहता है जो फिगर 1.2 के अंदर जो प्रोग्राम है जो कि मैंने अभी आपको दिखाया है, ये इस प्रोग्राम को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। ये जो हैश इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल को हमने इस्तेमाल किया है, तो वो कहता है ये जो फाइल है इसके अंदर इसे वैसे कहते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। अब इस हेडर फाइल के अंदर इनपुट और आउटपुट के जो फंक्शंस हैं उनकी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई हैं। तो हमने इसको क्यों इंक्लूड करवाया, क्योंकि ये जो printf का फंक्शन हमने इस्तेमाल किया है, जो बना बनाया फंक्शन है सी लैंग्वेज का, और इसकी डेफिनेशन, इस प्रोग्राम की मतलब ये प्रोग्राम किसके अंदर पड़ा हुआ है, ये stdio.h हेडर फाइल के अंदर पड़ा हुआ है। इस वजह से हमने ये फंक्शन को इस्तेमाल करना था, तो हमने ये हेडर फाइल भी अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करवाई ताकि हम उस फंक्शंस को इस्तेमाल कर सकें। अगर हम ये हेडर फाइल इंक्लूड नहीं करवाते तो प्रोग्राम एरर्स दे देता, उसे नहीं पता चलता, कंपाइलर एरर दे देता, उसे नहीं पता चलता कि ये printf क्या चीज़ है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इनपुट और आउटपुट के फंक्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के ऊपर मुश्तमिल होती है हेडर फाइल, जो कि हमने फिगर 1.2 प्रोग्राम के अंदर जो है वो लिखी है। मैनी अदर हेडर फाइल्स आर आल्सो अवेलेबल, फॉर एग्जांपल फाइल math.h contain all predefined मैथमेटिक फंक्शंस। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि बहुत सी हेडर फाइल्स हैं, सही है, दस्तयाब हैं सी लैंग्वेज के अंदर, जिसमें उसने कहा है कि जैसे math.h हेडर फाइल है, तो इसमें बने बनाए आपको मैथमेटिक्स के जो फंक्शंस हैं वो दस्तयाब हैं, बने बनाए इसके अंदर पड़े हुए हैं, हमने जस्ट उनको इस्तेमाल करना है। और अगर हम इसको इस्तेमाल करना है तो हम math.h हेडर फाइल जो है वो अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करवाएंगे। ये अब जो सेक्शन नंबर 2 अब जो है वो इसका दूसरा पार्ट है। ये पहला पार्ट हमने डिस्कस कर लिया है, ये पहले वाला पार्ट जिसको हेडर सेक्शन कहते हैं। अब दूसरा जो पार्ट है वो है मेन सेक्शन। मेन सेक्शन जो वो एक मेन फंक्शंस के ऊपर
इट कंसिस्ट ऑफ अ मेन फंक्शन ये एक मेन फंक्शन के ऊपर मुश्तमिल होता है। एवरी सी प्रोग्राम मस्ट कंटेन अ मेन फंक्शन एंड इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन। कोई भी सी का प्रोग्राम ऐसा नहीं है जिसके अंदर मेन फंक्शन इस्तेमाल ना हो। हर सी का प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन जो वो सी का प्रोग्राम मेन फंक्शन के ऊपर जो मेन फंक्शन उसमें होना ज़रूरी है। एंड इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एग्जीक्यूशन। और जो जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं, बनाने के बाद कंपाइल होता है हमारा प्रोग्राम, और जब हमारी रनिंग स्टार्ट होती है, प्रोग्राम चलता है, सही है, तो जो मेन जो एंट्री पॉइंट है जो एग्जीक्यूशन का, वो मेन फंक्शन है। मतलब आपका प्रोग्राम चलना स्टार्ट जो होता है वो मेन फंक्शन से होता है, और हर सी प्रोग्राम जो मेन फंक्शन के ऊपर मुश्तमिल होता है। जो थर्ड इसका पार्ट है वो है बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। द बॉडी ऑफ मेन फंक्शन इज इनक्लोज्ड इन द कर्ली ब्रेसेस। अब जो मेन इसका जो बॉडी है, मेन फंक्शन की जो बॉडी है, वो कहता है ये देखिए कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो इनक्लोज्ड होती है, ये सारे का सारा जो वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये जो स्टेटमेंट्स हैं, ये जो मेन फंक्शन की बॉडी कहलाती हैं। नेक्स्ट हो गया all the statements inside these curly braces make the body of the main function। और कर्ली ब्रेसेस के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट होती हैं वो मेन फंक्शंस की बॉडी बनाती हैं। इन दी अबव वो भी प्रोग्राम का रेफरेंस दे रहा है फिगर 1.2 वाला, दी स्टेटमेंट। अब उसमें स्टेटमेंट ये देखें, ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये स्टेटमेंट है प्रिंट एफ, उसके बाद ये हेलो वर्ड दिया हुआ है हमने ब्रेसेस के अंदर, तो उसी के बारे में ये बात कर रहा है। ये देखें, यूजेस अ प्री डिफाइंड फंक्शन। अब वो मैंने बताया कि ये एक फंक्शन है प्रिंट एफ फंक्शन, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, मतलब पहले से बना बनाया फंक्शन है, टू डिस्प्ले द स्टेटमेंट हेलो वर्ड ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। अब वो जो मेन फंक्शन की बॉडी की हम बात कर रहे हैं कि इसके अंदर हमने एक फंक्शन इस्तेमाल किया है प्रिंट एफ हेलो वर्ड्स। ये फंक्शन क्या करता है, प्रिंट एफ फंक्शन क्या करता है कि जो भी इस फंक्शन कर्ली ब्रेसेस के अंदर होता है, ये प्रिंट एफ का फंक्शन आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर उसको डिस्प्ले कर देता है। वो और भी फंक्शंस हो सकते हैं, लेकिन हम जिस फंक्शंस का जो रेफरेंस लेके चल रहे हैं उसके अंदर एक ही फंक्शन है, वो है प्रिंट एफ फंक्शन। और वी कैन आल्सो क्रिएट अदर फंक्शन इन आवर प्रोग्राम एंड यूज देम इनसाइड द बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। इसके अलावा वो कहता है कि हम जो है अपने प्रोग्राम में और भी फंक्शन जो है वो खुद से भी फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, और उन फंक्शंस को जो है वो मेन फंक्शन की जो बॉडी के अंदर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तीन अहम जो किसी भी सी प्रोग्राम के जो तीन पार्ट्स हैं, ये आपने लाजमी इनको जो है वो याद रखना है। हम इसको प्रोग्राम में इस्तेमाल करेंगे। इसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। ये जिस तरह मैंने पहले जो ये बना के रखा हुआ है कि एक हेडर सेक्शन होता है, इसके अंदर हम हेडर फाइल्स को इंक्लूड स्टेटमेंट के ज़रिए इंक्लूड करवाते हैं, ताकि हमने जो फंक्शन इस्तेमाल करने हैं, जिस तरह ये प्रिंट एफ फंक्शन है, सही है, तो जिस हेडर फाइल के अंदर पड़ा हुआ है हम उसको इंक्लूड करवा सकें। दूसरा मेन सेक्शन है। मेन सेक्शन जो है वो मेन फंक्शन के ऊपर मुश्तमिल होता है, और मेन फंक्शन जो है वो हर प्रोग्राम के अंदर लाजमी होता है, और मेन फंक्शन से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। नेक्स्ट है जो मेन फंक्शन की बॉडी, इसके ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो मेन फंक्शन की बॉडी कहलाती हैं। नेक्स्ट जो है ये बहुत अहम कुछ पॉइंट्स हैं। अगर आपने करेक्ट सी प्रोग्राम जो है बनाना है तो इन मेन पॉइंट्स को अपने जहन में रखना है, अदरवाइज कुछ ऐसे एरर्स आ सकते हैं जिससे आपको ऐसे लगेगा कि जो वो मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया, मैंने तो कुछ भी गलत नहीं लिखा, तो फिर एरर्स क्यों आ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि ये अहम पॉइंट्स जो है वो अगर आप इनको जहन में रखेंगे तो आपके जो एरर्स हैं आप उन एरर से बच सकेंगे। जिसमें मेरा पहला पॉइंट है The sequence of statements in a C language program should be according to the sequence in which we want our program to be executed। देखिए, जब भी हम सी का प्रोग्राम बनाते हैं तो हम अपने जहन में या हम एक होमवर्क करते हैं कि पहले ये काम होगा, फिर ये काम होगा, फिर ये पहले ये कैलकुलेशन होगी, फिर ये प्रिंट होगा। तो हम एक खुद से हम उसको जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं, या खुद से उसकी जो है वो
उसका एक तरतीब बना के रखते हैं। तो जो हमने खुद से तरतीब बनाई है कि पहले ये काम हो, फिर ये काम हो, फिर ये काम हो, जिस लिहाज से हमने उसकी जो वो सीक्वेंस बनाया हुआ है, उसी सीक्वेंस के साथ आपने सी लैंग्वेज के अंदर स्टेटमेंट्स को लिखना है, उनको आगे पीछे नहीं करना। सी लैंग्वेज इज अ केस सेंसिटिव. It means that if a keyword is defined with all small case letters, we cannot capitalize any letter, i.e. int is different from int. Former is a keyword whereas letter is not. ये बहुत ही अहम जो पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, केस सेंसिटिव। देखिए तमाम लैंग्वेजेस केस सेंसिटिव नहीं होती, लेकिन सी लैंग्वेज एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। मतलब इसमें स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स दोनों में ये फ़र्क करती है। अगर आप कैपिटल में ए लिखते हैं और स्मॉल में ए लिखते हैं तो ये दोनों को डिफरेंट कंसीडर करती है। मिसाल के तौर पर जितने भी कीवर्ड जो हमने लास्टली रिजर्व वर्ड्स पढ़े हैं उनको स्मॉल लेटर्स के अंदर हमें लिखना होता है सी लैंग्वेज के अंदर। तो हम किसी भी लेटर को कैपिटलाइज मतलब उसको बड़े रूप में नहीं लिख सकते। जैसे उसने कहा कि इंट है, अब इंट के तीनों जो लेटर्स हैं वो क्या हैं, छोटे हैं, जो स्मॉल लेटर्स के अंदर हैं, और दूसरे में इंट का जो पहला लेटर है वो कैपिटल है। तो जो पहला है ये एक कीवर्ड है, लेकिन दूसरे को हम कीवर्ड नहीं कह सकते, दूसरा कीवर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि कीवर्ड्स हमेशा स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखे जाते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल, जैसे ये एक एरिया है, मैंने एरिया एक जो वो वेरिएबल लिया है, दूसरा भी एरिया वेरिएबल लिया, लेकिन एक में मैंने ए कैपिटल रख दिया और एक में ए स्मॉल रख दिया। देखने में तो हमें दोनों ही जो एरिया लग रहे हैं, लेकिन जो सी लैंग्वेज का कंपाइलर है दोनों को डिफरेंट कंसीडर करेगा, क्योंकि क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, जो स्मॉल और कैपिटल के अंदर जो है वो डिफ्रेंशिएट करती है। इसके लिहाज से दोनों डिफरेंट हैं। तो ये आपने जो वो ध्यान रखना है। मिसाल के तौर पे एक अगर आपने एरिया ले लिया, इसमें एक कैपिटल लिख दिया, आगे जाके आप उसे इस्तेमाल कर रहे हैं और आपने ए स्मॉल लिख दिया है, तो आप वहाँ पे एरर देगा कि आप सी कंपाइलर कहेगा मैं ऐसे नहीं जानता कि ये आपने जो वो यहाँ पे क्या किया। हाँ, अगर आप उसे ए कैपिटल लिख देंगे तो वो उसको जो वो कोई किसी तरह का कोई एरर नहीं देगा। ईच स्टेटमेंट एंड्स विद द सेमीकोलन सिंबल। ये मैंने जो वो जिस ये स्टेटमेंट हैं, ये सी की स्टेटमेंट है, तो ये करली ब्रेसेस के अंदर मेन फंक्शन की बॉडी में जो भी आप स्टेटमेंट लिखेंगे उसका एंड आप सेमीकोलन के साथ करेंगे। ये इसका सिंटैक्स है। इस लैंग्वेज का सिंटैक्स को हमने अच्छे तरीके से देखा भी था कि लैंग्वेज का सिंटैक्स नहीं, मतलब ये रूल है, इसका एक कानून है, सही है, और ये एक असूल है। और अगर हम जो है वो किसी स्टेटमेंट के एंड पे, अगर हमने 4 स्टेटमेंट लिखी है बॉडी ऑफ द लैंग्वेज के अंदर, बॉडी के अंदर सी मेन फंक्शन की, तो उसमें 4 में से हमने 3 के एंड पे सेमीकोलन डाल दिया, एक के एंड पे सेमीकोलन नहीं डाला, तो जब हम प्रोग्राम चलाएंगे तो सिंटैक्स एरर आएगा। क्यों? क्योंकि हमने एक स्टेटमेंट के एंड पे सेमीकोलन का सिंबल नहीं दिया, और ये उसका रूल है, तो हमने रूल्स को आपने लाजमी फॉलो करना है। तो ये इस लेक्चर को जो अब ये समझ लें कि जो हमने लेक्चर पढ़ा है, ये जो अब अभी जो अब देखा है, इसी लेक्चर का एक उसको वो एक्टिविटी दे रहा है कि आपने डिफरेंट इसके पार्ट्स जो आइडेंटिफाई करें। जिस तरह अभी हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं, पहले जो टॉप ऑफ दी 2 लाइंस हैं प्रोग्राम की, ये है जो है वो प्रोग्राम, ये हेडर सेक्शन है, ये मेन सेक्शन है, जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या है, इसको हम कहते हैं बॉडी ऑफ द मेन सेक्शन। एक चीज़ में आपने नोट की होगी कि conio.h हेडर फाइल ये इंक्लूड की हुई है। ये क्यों की हुई है? क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में तो हमने stdio.h जो है वो हेडर फाइल को देखा था, क्योंकि हमें printf का फंक्शन इस्तेमाल करना था, और ये printf का फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो stdio.h हेडर फाइल के अंदर पड़ी हुई थी, इस वजह से हमने इसको इंक्लूड करवाया था। लेकिन जो कंसोल इनपुट आउटपुट जो दूसरी जो हेडर फाइल है इस प्रोग्राम की जो स्टेटमेंट में देखें, बॉडी ऑफ दिस जो मेन फंक्शन के अंदर कि getch का फंक्शन हमने एक इस्तेमाल किया है। इस फंक्शन की डेफिनेशन conio.h हेडर फाइल के अंदर पड़ी हुई है, इस वजह से हमने conio.h हेडर फाइल को इंक्लूड किया है, क्योंकि हम getch फंक्शन को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम ये इस्तेमाल नहीं करेंगे और getch फंक्शन लिख देंगे तो कंपाइलर एरर देगा। क्यों? क्योंकि ये getch फंक्शंस को वो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकेगा, उसे नहीं पता चलेगा ये क्या चीज़ है। लेकिन अगर आप ये लिंक करवा देंगे इस हेडर फाइल को तो ये किसी भी तरह का एरर नहीं देगा। आज के लेक्चर को अच्छे तरीके से आपने समझना है। ये लेक्चर जो है वो बहुत ही अहम है।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।